नमस्कार, मैं अवनीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अमर उजाला में। आज मैं आपकी ऐसी शख्सियत से परिचय कराने वाला हूं जिन्हें सभी लोग जानते हैं। पद्मश्री से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक और जीरो बजट खेती के प्रवर्तक सुहास पालेकर जी। आज सुहास पालेकर जी से हमारी खास बातचीत है कि किस प्रकार किसानों को जीरो बजट खेती से लाभ मिल सकता है, कम लागत में वह अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में हम सुहास पालेकर जी से सबसे पहला प्रश्न ये करेंगे कि जीरो बजट खेती क्या है। देखिए, इसमें हमारे बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। जब मैंने 24 साल के अनुसंधान के बाद जो तकनीक ईश्वर ने मेरे हाथ में दिया, वो तकनीक ऐसा है कि जिसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। न बीज खरीदना है, न खाद खरीदना है, न दवा खरीदना है, कुछ खरीदना ही नहीं है। इसका मतलब है लागत का मूल्य शून्य है, तो जीरो बजट हो गया जी। तो नाम लोगों ने दे दिया जीरो बजट। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि जीरो बजट संभव नहीं है जी। ये गलत है, क्योंकि अगर आपको धान के पौधे तैयार करना है तो नर्सरी में तो मजदूर लगते हैं, रोपाई करना है तो मजदूर लगते हैं, सामूहिक कार्य, कटाई करना है तो मजदूर लगते हैं, निराई गुड़ाई करना है मजदूर के बिना होता नहीं ना जी। तो लागत का मूल्य तो है जी, तो शून्य लागत कैसे हो गया जी। तो फिर मैंने उस नाम को हटा दिया जी। ये प्रश्न भी बहुत लोगों का है। हाँ, तो कि नाम जीरो बजट कैसे होगा, क्योंकि श्रम तो लगती है। लेकिन वो लोगों ने पहले नाम दिया था बड़े उत्साह में जी, तो इसमें कुछ खर्चा ही नहीं है, जीरो बजट लगा दिया जी। लेकिन बाद में मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं होता, हम गलत संदेश नहीं देना चाहिए। फिर नाम रखा सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि जी। वो नाम सभी तरह चलता रहा। आचार्य देवव्रत जो हिमाचल प्रदेश और गुजरात प्रदेश राज्य के राज्यपाल है, नाम राज्यपाल, वो पहले कुरुक्षेत्र में उनका गुरुकुल है जी। वहाँ प्रधानाचार्य थे। वहाँ 200 एकड़ भूमि है जी। तो रासायनिक खेती करते थे, घाटा आने लगा। फिर उन्होंने खोजना चालू कर दिया कि इसका कोई विकल्प है क्या। तो किसी ने बताया कि भाई जैविक खेती उससे बेहतर है। जैविक खेती करने लगे तो और ज़्यादा घाटा आने लगा, क्योंकि जैविक खेती तो माँ खतरनाक है जी। फिर उन्होंने सर्च आउट चालू कर दिया कि भाई इसका कोई विकल्प है क्या। तो उनको मेरा नाम मालूम पड़ा, उन्होंने संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे एक बड़ा शिविर लेना है जी, आप आइए। वहाँ उन्होंने शिविर लिया 500 लोगों का आश्रम में, खुद सामने आकर बैठे 5 दिन, सब सुना जी। और उन्होंने चालू कर दिया तो परिणाम मिलने लगे तो और ज़्यादा क्षेत्र में फिर हम दोनों एक साथ काम करने लगे जी। प्रधानमंत्री उनके काम से, मेरे काम से प्रभावित हुए नरेंद्र मोदी जी ने, तो उनको एकदम राज्यपाल बना दिया जी। फिर ये चल रहा था। बाद में क्या हुआ कि सवाल आने लगे कि प्राकृतिक कृषि अगर है तो प्राकृतिक कृषि करने वाले अनेक लोग हैं जी। जैसे जापान के डॉक्टर मासानोबु फुकुओका एक कीट वैज्ञानिक थे जी। दूसरे महायुद्ध के दरमियान वहाँ खाने की कमी हो गई, तो कौन से कीट हम खा सकते हैं, इसका एक अनुसंधान करने का प्रोजेक्ट जापान सरकार ने उनको दिया। तो वो प्रकृति में चले गए जी अभ्यास करने के लिए। तो मालूम पड़ा कि प्रकृति में एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था के माध्यम से पेड़ पौधे बढ़ते हैं जी। तो अनुसंधान करके अपना एक टेक्निक बना दिया, जिसका नाम दे फुकुओका नेचुरल फार्मिंग जी, प्राकृतिक कृषि। यानी प्राकृतिक कृषि फुकुओका भी हो गई, लेकिन वो मुर्गी पालन करते थे, मुर्गी का खाद डालते थे। और प्रकृति में कहाँ मुर्गी है, मुर्गी पालन नहीं है, इसका मतलब प्राकृतिक नहीं, लेकिन वो नाम देते थे जी। एक है भास्कर सावे जी, आपने नाम सुना होगा, गुजरात के। उन्होंने भी अपने खेती को नाम दिया प्राकृतिक कृषि, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं थी, वो गोबर का खाद डालते थे जी। इसका मतलब है, और मेरी विधि मैंने नाम रखा था प्राकृतिक कृषि। जब केवल प्राकृतिक कृषि का नाम आ गया जी, क्योंकि आचार्य देवव्रत जी ने बाद में सुभाष पालेकर का नाम हटा दिया और प्राकृतिक कृषि कहने लगे। मालूम नहीं क्यों, कि उनको क्या सिद्ध करना है।
तो गलत संदेश जाने लगा, तो लोग पूछने लगे कौन सी प्राकृतिक कृषि, सुभाष पालेकर जी की, फुकुओका की, भास्कर साहेब जी, किसकी? सवाल आने लगा ना, संभ्रम पैदा हुआ। इतना संभ्रम बढ़ा कि आज ऊपर से नीचे तक संभ्रम ही संभ्रम है। इसलिए मैंने कहा भाई ये संभ्रम बढ़ना रोकना चाहिए। तो सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में से प्राकृतिक हटा दिया और सुभाष पालेकर कृषि नाम रखा। श्रीलंका में के बारे में ये एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ एकदम से जैविक खेती को पूरा अपनाने के बाद वहाँ की इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ा था। बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जैविक खेती रासायनिक खेती से भी खतरनाक है जी, जहरीली है, विनाशकारी, एक षड्यंत्र है जी। क्या हुआ, चाइना से उन्होंने वो खाद आयात किए और रासायनिक पूरा बंद कर दिया। अब जैविक खेती ये वास्तव में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है लूटने का। जी। जैविक खेती में क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। जी। नंबर एक, जैविक खेती भूमि की उर्वरा शक्ति को ख़त्म करते हैं, फर्टिलिटी को। और जैविक खेती का लागत का मूल्य रासायनिक खेती के लागत मूल्य से और ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि जब बाजार में जाइए उनके जो संसाधन है बहुत महंगे हैं, चौगुने महंगे। जी। यानी जितनी लूट अब तक रासायनिक कृषि ने की है किसानों की, उससे कई गुना ज़्यादा लूट जैविक खेती कर रहे हैं और जैविक खेती के परिणाम नहीं मिल रहे हैं। जी। मुझे बताइए किसानों के खेत में कहाँ जैविक खेती है? एक उदाहरण तो दिखाइए, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। नाम है जी, पेपर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हकीकत में नहीं है, क्योंकि उसके दुष्परिणाम लोग। जी, जैसा कि आपने बताया कि जैविक खेती भी एक षड्यंत्र है, इसी तरह आपने एक उसमें बताया था कि हरित क्रांति भी जो है एक षड्यंत्र है जी। कि हरित क्रांति की जो व्यवस्था है वो हमारे ऊपर थोपी गई दूसरे देशों के द्वारा। तो लेकिन 1965-66 के दशक में MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति भारत में लाए। उस समय खाने की, अनाज की बहुत किल्लत थी और गेहूं और चावल इस पर फोकस किया और उसके बाद जो उसमें आत्मनिर्भर भी बने। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो हरित क्रांति का उद्गम अमेरिका में हुआ जी, भारत में नहीं। नॉर्मन बोल लोग, यानी वो 100% विदेशी है। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने जो ये तकनीक विकसित किया रासायनिक कृषि का, जी, जस्टस वान लाइबिक नाम का यूरोपियन वैज्ञानिक हो गया, जस्टस वान लाइबिक। उन्होंने एक सिद्धांत रखा दुनिया के सामने कि पेड़ पौधों के वृद्धि विकास के लिए जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है वो भूमि में नहीं होते, इसलिए खाद के रूप में आपने डालना ही पड़ता है। जी, नाइट्रोजन चाहिए, यूरिया डालना पड़ता है, फॉस्फेट चाहिए, DAP डालना पड़ता है, डालना ही पड़ता है। ये सिद्धांत उन्होंने दुनिया के सामने रखा और उस सिद्धांत पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने ये तकनीक विकसित किया जिसको हरित क्रांति कहते हैं। जी। हरित क्रांति अमेरिका में विकसित करने का उनका उद्देश्य अलग था, हमने उसको स्वीकार करना हमारा उद्देश्य अलग था। क्या है, दुनिया में ऐसे कुछ देश है यहाँ 7 महीने खेती नहीं होती। जी। भूमि बर्फ से ढकी होती है। जी। और आकाश बादलों से, घने बादलों से ढका होता है, सूरज की रोशनी नहीं मिलती। भौगोलिक स्थिति विपरीत। हाँ, यूरोप अमेरिका में विकसित देश है, वहाँ 7 महीने खेती नहीं होती क्योंकि भूमि बर्फ से ढकी होती है। जी। तो जिन देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान नहीं होती, उद्योग प्रधान होती है, क्योंकि कृषि वहाँ 12 महीने नहीं कर सकते। जी। यूरोप अमेरिका में एक विचार चला कि भाई हम 5 महीने में एक फसल लेते हैं गेहूं की, जी, बाद में कुछ नहीं ले सकते, हमें आयात करना पड़ता है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान नहीं हो सकती, उद्योग प्रधान हो सकती है। हमें हमारी संपत्ति बढ़ाना है, हमें अमीर बनना है। जी। तो हमारे पास तो संसाधन नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास है, उसको लूटना पड़ेगा ना। जी। उसको लूटना पड़ेगा तो संसाधन हमारे पास आएंगे, तो लूटेंगे इसको, जहाँ निर्मित है वहाँ लूटेंगे। और निर्मित कृषि में है, उद्योग में नहीं है। जी। जैसे
एक दाना गेहूं का डालेंगे भूमि में तो 250 दाने मिलते जी। एक दाने से। निर्माण है, नवनिर्मित है। कारखाने में 100 किलो कच्चा माल डालेंगे तो 95 किलो की वस्तु बाहर निकलती है जी। घट है। इसका मतलब है जहाँ निर्माण है वहीं हम शोषण कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा यूरोप अमेरिका ने, अगर कृषि में निर्माण है इसका मतलब है किसका शोषण करना पड़ेगा, कृषि का करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सर्वेक्षण किया जी कि भारत के किसान कैसी मानसिकता है। उन्होंने देखा कि ये देशी बीज का उपयोग करते हैं जी। देशी बीजों का उत्पादन 3 क्विंटल से लेकर 6 क्विंटल मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता जी। और उन्होंने एक और मानसिकता वहाँ का अभ्यास किया कि भारतीय किसानों की मानसिकता कैसी है। तो उनको मालूम पड़ा कि ये आध्यात्मिक वृत्ति के लोग हैं। जहाँ चमत्कार वहाँ सरेंडर कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा अगर 6 क्विंटल देने वाला उनका देशी बीज है, अगर 25 क्विंटल उत्पादन देने वाला हम संकर बीज देंगे तो चमत्कार मालूम पड़ेगा जी। तो चमत्कार बोले तो सरेंडर होंगे जी। तो तुरंत हमें स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनमें किसी हर एक के मन में होता है ना, इससे अधिक इससे तृष्णा होती है जी, जो अधिक मांगती है। तो उन्होंने फिलीपींस में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। वहाँ गेहूँ और चावल पर अनुसंधान चालू कर दिया और कृषि वैज्ञानिक को ये बताया कि ऐसे गेहूं के और धान के बीज पैदा करें, संकर बीज, जो रासायनिक खाद डालने के बाद ही उत्पादन नहीं जी। रासायनिक खादों का जो स्ट्रक्चर है ऐसा बनाइए कि डालने के बाद भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी जी। तो पेड़ पौधे की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, प्रतिरोध शक्ति कमजोर बनेगी, तो कीट आएंगे, बीमारी आएंगे, तो कीटनाशक दवा भी खरीदेंगे और फफूंदनाशक दवा भी खरीदेंगे। और उन्होंने सोचा कि भारत में लगभग 90% तो बागानी खेती है, बारिश पर निर्भर है। तो बड़े बड़े डैम बनना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे पास पैसा है, इन्वेस्ट करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाहिए जी, जो अभी हो रहा है। तो क्यों न बड़े डैम बनना चाहिए। तो जब डैम कब बनेंगे, किसान पानी मांगेगा, और पानी कौन मांगेगा, संकर बीज मांगेगा, क्योंकि संकर बीज तभी ज़्यादा उत्पादन जब पानी मिलता है जी। इसका मतलब है उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया, चक्रव्यूह बनाया कि देशी बीजों की जगह कौन सा बीज लाया, संकर बीज लाया। कौन सा संकर बीज लाया, जो रासायनिक खाद डालने के बाद ही उत्पादन देगा, नहीं तो उत्पादन देगा नहीं। इसका मतलब है बीज भी खरीदा और खाद भी खरीदेगा। जब खाद डालेगा तो प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होगी, तो कीट आएंगे, बीमारी आएगी, दवा भी वो खरीदेगा। साथ में रासायनिक खादों में उन्होंने ऐसे क्षार निर्माण मिलाए कि भूमि में डालने के बाद भूमि कठोर बनती है जी। तो लकड़ी हल नहीं चलेगा, तो क्या लाना पड़ेगा, ट्रैक्टर लाना पड़ेगा बस मासूर। तो ट्रैक्टर का भी उपयोग करेगा। यानी एक चक्र बन गया। एक संकर बीज खरीदने के बाद वो खाद भी खरीदेगा, दवा भी खरीदेगा, ट्रैक्टर भी खरीदेगा। तो क्या, लेकिन एक मिनट, लेकिन उनको मालूम पड़ा कि किसान कैसे खरीदेगा, उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन उनको मालूम था कि जहाँ उधारी में हाथी भी खरीदता है भारतीय किसान जी, कि उन्हें उधार दिया जाए। तो उन्होंने वो बैंकिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, सेवा सहकारी सोसाइटी के माध्यम से। आपको अंगूठा लगाना है डिक्लेरेशन पेपर पर, आपको बीज भी मिल जाएगा, खाद भी मिल जाएगा, दवा भी, ट्रैक्टर भी मिल जाएगा। आपकी जमीन है हम गिरवी रखेंगे। और एक उसको सपोर्ट के लिए इसका भी क्या बोलते हैं, उसको अनुबंध करते हैं। हाँ, तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बन गया। किसान को मालूम पड़ा अरे बहुत बढ़िया है, हम अंगूठा लगाया तो बीज भी मिल रहे, खाद भी, दवा भी मिल रही, ऊपर से पैसे भी मिल रहे जी। तो वो पीछा देखा नहीं और एक चक्र में फंस गया। तो क्या कोई किसान के लिए ऐसी व्यवस्था है जो वो इनमें अंतर कर सके आज के टाइम में कि कौन सा देसी बीज है और कौन सा संकर बीज है? अब तो हर जगह, हर दुकान पर संकर बीज ही किसान खरीदते हैं, क्योंकि एक व्यवस्था बन गई। मैं थोड़ा एक पॉइंट आगे आपको बताना चाहता कि जब भारत सरकार ने तत्कालीन पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में जी हरित क्रांति को नीतिगत स्वीकार किया जी, तब हमारी वो आवश्यकता थी जी, समय की मांग थी जी, क्योंकि हम अमेरिका से गेहूं मांग रहे थे जो सोया भी नहीं खाता वहाँ का।
तो ये और वो PL 480 के तहत अमेरिका हमसे वेपन के रूप में वो इस्तेमाल कर रहा था, दबाव डाल रहा था। जब नेहरू जी ने संसद में कहा कि हमने हरित क्रांति को इसके लिए स्वीकार किया है ताकि हमारा देश आज खाद्यान्न के बारे में परावलंबी है, वो आत्मनिर्भर बने। जी, उद्देश्य सही था जी, हमने भी मान्य किया, सबने मान्य किया। जी। मेरा प्रश्न ये था कि जो हमारे किसान भाई हैं वो संकर बीज और जो देसी बीज के उसमें कोई उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था है देश में कि वो उसमें अगर कोई देसी बीज खरीदना चाहे तो वो कहाँ से खरीद सकता है? हाँ, हमने क्या किया, हमने सिद्ध कर दिया, हमारे मॉडल खड़े हैं। ये देशी कपास का बीज लगाया हुआ मेरी विधि में, सुभाष पालेकर कृषि में। जी, संकर बीज का कपास भी हमने BT कपास लगाया मेरी विधि में, सुभाष पालेकर कृषि में। जी, पड़ोस में रासायनिक कृषि में BT कॉटन है जी, और रासायनिक कृषि में देशी कपास है। जी, आप जाकर देखिए, सुभाष पालेकर कृषि में BT कॉटन लगाया है, वहाँ बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, पत्ते सफेद है। अमेरिकन पीलवर्म का अटैक नहीं है, इल्ली का। जी, वहाँ जैसिड एफिड अटैक नहीं है, व्हाइट फ्लाई नहीं है, और वहाँ बोंडी गिर रही नहीं है। दुगना उत्पादन, 6 क्विंटल उत्पादन मिल रहा है। उसी समय BT कॉटन रासायनिक कृषि में वह बैक्टीरियल ब्लाइट भी है, रोग है विशाल मात्रा में, और साथ में पिंक बॉलवर्म का बहुत गहरा अटैक है। लाल पत्ते गिर रहे हैं और उत्पादन 3 क्विंटल है। जी, हमने सिद्ध कर दिया है। उसी तरह देशी कपास का उत्पादन, ये पौधे हैं जी, संकर बीजों से BT से बहुत बढ़िया है। ये तो हमने ये सिद्ध कर दिया। इतना ही नहीं, गेहूं और चावल में भी इतना ही आपने मैं बोल रहा हूँ, चावल में बासमती हमारा आप देखिए, जी, देशी बीज देखिए, पड़ोस में BT का संकर बीज है। आपको मालूम पड़ेगा कि संकर बीजों से भी धान की फसल सुभाष पालेकर कृषि में बढ़ी है, गेहूं में भी बढ़ी है। जी, हम बंसी लगाते हैं, जो देशी बीज है वो लगाते हैं। जी, देशी बीजों का उत्पादन संकर बीजों से सुभाष पालेकर कृषि में अगर कम नहीं मिलता है, जहर मुक्त खाद्य हम लोगों को खिलाते हैं, तो मुझे बताइए कौन सी विधि आप स्वीकार करेंगे? जो विष मुक्त है, जहर मुक्त है, वही करना पड़ेगा। जी, जी। और इसमें एक ये भी समस्या आती है किसानों को, क्योंकि अब रासायनिक खाद के, रासायनिक कीटनाशक दवाइयों के इतने आदी हो गए किसान, अपनी फसलों में लगाने के, जमीन बंजर की स्थिति में आ गई। तो वो इससे अगर आपकी कृषि में परिवर्तित करते तो उन्हें किन समस्याओं का या किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? नहीं, अभी एक देखे, एक षड्यंत्र के नाते एक भ्रांति फैलाई जा रही है जी, कि रासायनिक कृषि से अगर सुभाष पालेकर कृषि में आते हैं जी, या जैविक कृषि की तरफ आते हैं तो उत्पादन घटेगा जी, और 6 साल आपको राह दिखनी पड़ती है। जी, ये जो प्रचार कर रहे हैं ये सब दलाल है, जी, लूटने वाले। जी, ये गलत सिद्धांत है। आप आइए हमारे फसलें देखिए, आपको हम किसानों को आपके साथ अवगत करूंगा जो कर रहे हैं यहाँ है वो किसान, आप उनका भी जी, इंटरव्यू ले। जी, जी, मालूम पड़ता है कि पहली साल जी, अगर कोई किसान संकर बीज रासायनिक खेती बंद करता है, जी, सुभाष पालेकर कृषि को 4 दिन सुनता है, जी, किताबें पढ़ता जी। है, गलती नहीं करता, जी। 100% 100% वो अमल करता है। जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पहली साल उसका उत्पादन घटता नहीं है, जी। बल्कि समकक्ष मिलता है, ज्यादा मिलता है। या तो बराबर मिलेगा या ज्यादा अधिक। मिलेगा। मंडी में जाना ही नहीं है। जी, हमारी फसल है, हमारे घर में प्रक्रिया, हम प्रशिक्षण देते हैं उनको, क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेसिंग करना है, वो प्रोसेसिंग घर में करता है और ठेठ उपभोक्ता को हम बेचते हैं। डायरेक्ट उपभोग। डायरेक्ट, बीच में कोई बिचौला नहीं, जी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सरकार नहीं, मंडी नहीं, कुछ भी नहीं, जी। सीधा उपभोक्ता को। जी, और उपभोक्ता क्या देखता है कि मैं 40 रुपए में अगर मैं रासायनिक जहरीला खरीद रहा हूँ, अगर ये 50 रुपए में देने के लिए तैयार है, 40 रुपए में भी देने के लिए तैयार है, तो मैं कौन सा खरीदना है? मुझे खरीदना है। मेरा एक अंतिम प्रश्न ये है कि जो कृषि है, कृषि के लिए किसान अपने अगली आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि वो किसी ना किसी अन्य कंपनी में, किसी और रोजगार में उन्हें भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्हें ऐसा क्या कृषि में करना चाहिए जिससे युवा पीढ़ी तैयार हो खेती के लिए? ये कैसे लाभकारी हो? देखिए, 2 भस्मासुर है, जी, माफ कीजिएगा, वो पूरी मानवता को खत्म करेंगे। जी,
सजिस्ट्री खत्म करेंगे। ये दो भस्मासुर है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जी वैश्विक तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन। जी दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी है ना। जी ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से ऋतु बदलाव के वजह से जो फसलों का अपरिमित नुकसान हो रहा है। जी 6 दिन तक झड़ चलती थी पानी की, अब झड़ गायब हो गई है। जी एक दिन में 18 इंच बारिश, यानी फसल कटाई को आए बर्बाद, ये हो रहा है। खरीफ हो रहा भी हो, असामान्य, यानी बदलाव पूरा आ गया है। जी बर्बाद कौन हो रहा है? किसान हो रहा है। और दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहे हैं। जी वो बहुत बड़ा विषय है, ये 4 दिन में आ जाएगा, जी। आप कवरेज करें तो। जी जी दूसरी बात, खेती का काम वो यंत्र मानव करेगा, रोबोट करेगा। जी हर काम रोबोट करेगा। किसान क्या करेगा? मजदूर क्या करेगा? कारखाने का हर काम रोबोट करेगा। जी एक रोबोट 100 कामगारों का काम करेगा, तो कारखानदार किसको निकालेंगे? 100 कामगारों को निकालेगा। जी क्योंकि कामगार क्या करता है? आंदोलन करता है, तनख्वाह मांगता है, ऊपर से बोनस भी मांगता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहता है, जी और आंदोलन भी करता है। ये रोबोट कुछ नहीं करता। जी इसको तनख्वाह नहीं चाहिए, वो भाग नहीं जाता, कुछ नहीं करता। अगर 100 लोगों का काम ये रोबोट करेगा तो कामगार रखने की आवश्यकता ही नहीं ना। जो नौकरी है वो निकल जाएगी। कारखाने में वो रोबोट काम करेगा, जी। इतना नहीं, ऑफिस में भी रोबोट काम करेगा, जी दवाखाने में सब काम रोबोट करेगा, शैक्षणिक संस्थाओं में रोबोट सिखाएगा। जी। अब चल रहा है वो। जी मुझे बताइए, अगर मानव का काम रोबोट करेगा, यंत्र मानव करेगा, तो वो मानव क्या करेगा? और मानव कुछ नहीं करेगा, उसके पास नौकरी है तो चली जाएगी, और नई नौकरी नहीं मिलेगी। हाथ में डिग्री है, नौकरी नहीं मिलेगी, क्या करेगा वो? जी। मुझे बताइए। जी यानी जो नई बड़े आह्वान है ये दो, और हिंसा बढ़ेगी, क्योंकि पेट में भूख की आग है, जी मन में क्रोध है। ये युवा क्या करेगा? ये जी। हिंसा हो रही है, हिंसा आगे और बढ़ेगी। जी। क्योंकि परिवार चलाना है, कैसे चलाएगा वो? शादी नहीं हो रही, कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जी। आत्महत्या कर रहा है। जी ये बहुत सारे सामाजिक आयाम खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है इन सारी समस्याओं का समाधान देने के लिए ये 4 दिन का वर्कशॉप याद रखा है। जी 4 दिन में पूरा समाधान बताया जाएगा। जी। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। जी। हर समस्या का शाश्वत समाधान बताया जाएगा। जी आपने अमर उजाला में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप किसानों का और युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे, हम ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।